चलिए गाइस, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। और इसमें हमने लास्ट क्लास में यही पढ़ा था कि भाई मैग्नेटिक फोर्स जो होता है किसी मूविंग चार्ज पे वो होता है क्यू वी क्रॉस पी। मूविंग चार्ज पर जो फोर्स होता है वो होता है क्यू वी क्रॉस पी। अब हम लोग पढ़ रहे हैं आर्टिकल नंबर 4.2.3। हेडिंग दे दीजिए, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ये देखिए एक कंडक्टर है और इसमें करंट जा रहा है। तो एक्चुअली तो इसके अंदर, और ये फील्ड में है, इस मैग्नेटिक फील्ड में सिचुएटेड है। तो एक्चुअली तो इसके अंदर करंट जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो रहे हैं। हेडिंग है हमारी मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो बस आप यही लिख दीजिए, करंट मींस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद वेलोसिटी vd। इलेक्ट्रॉन्स अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चल रहे हैं तो उसी को हम करंट कहते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन उल्टी होती है, उसमें अभी इंटरेस्ट नहीं है। बेसिकली चार्ज कोई अगर वेलोसिटी v से चल रहा है और वो पूरा का पूरा कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में सिचुएटेड है तो उस पर फोर्स लगेगा, वही क्यू वी बी वाला। तो यही लिख दीजिए, हेडिंग सॉर्ट ऑफ सब हेडिंग दे सकते हैं, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन या फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। Force on each electron moving inside the conductor. Force on each electron moving inside the conductor with Vd. Vd यानी drift velocity. हर इलेक्ट्रॉन की जो फोर्स लगेगा तो क्यूबी भी टाइप का होता है। तो फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन विल बी Vd और V। क्यों V क्रॉस भी होता है, आप चाहें तो हाँ ठीक है, V क्रॉस भी लिखिए। इस वेलोसिटी को मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह रहा हूँ क्योंकि मेटल के अंदर जब करंट जा रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन्स जिस वेलोसिटी से चलते हैं उसका नाम होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैं इस फोर्स की डायरेक्शन के बारे में फिलहाल कोई बात नहीं कर रहा हूँ, वो इस फॉर्मूले ई वी डी बी से जो आएगी, ई वी डी क्रॉस बी से, उस डायरेक्शन में कुछ फोर्स होगा, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। ये तो हर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स है। अब मैं पूरे वायर पे फोर्स देखना चाहता हूँ, तो पूरे वायर में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो सब सारे के सारे वीडी से चल रहे हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऐसा आगे लिख दीजिए, लेट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर बी ए। वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया हम ए मान लेते हैं और वायर की लेंथ एल मान लेते हैं। ये एरिया ए मान लेते हैं और ये वायर की लेंथ एल मान लेते हैं। अब इसके अंदर अगर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्मॉल एन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में 8 into L है। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स NaL स्मॉल है, स्मॉल n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम को वायर की वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पर यूनिट वॉल्यूम को जो नंबर है, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मुझे मिल जाएगा पूरे वायर में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या, और हर एक में फोर्स ये लग रहा है। दिस इज द फोर्स ऑन ईच। तो हम हेडिंग दे सकते हैं, टोटल फोर्स ऑन द वायर। टोटल फोर्स, एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है उसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करते हैं। पूरा वायर पे जो फोर्स है वो हो जाएगा NL into F each। हर इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है उसे वायर के अंदर जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो पूरे वायर पे जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा NaL VD। NeAVD, इसको मैं बोल सकता हूँ I, हो जाएगा IL। करंट तो स्केलर है, इसलिए चाहे तो हम यहाँ पर पहले J का टर्म ला सकते हैं जैसा कि एनसीईआरटी ने किया है डेरिवेशन में। J होता है I by A, तो I को J A लिख दें,
और जे वेक्टर है, तो फाइनली फोर्स ऑन वायर का फॉर्मूला आ जाएगा आई ए क्रॉस। जो जे की डायरेक्शन है, जो जे के वेक्टर होने का एहसास है करंट डेंसिटी का, वो हम एल पे ट्रांसफर कर देते हैं। वायर की लेंथ एल है, वायर में से करंट आई जा रहा है और वायर फील्ड बी में रखा है, तो पूरे वायर पे जो फोर्स है वो है आई एल क्रॉस बी। डेरिवेशन अदरवाइज इंपॉर्टेंट तो नहीं है, हाँ 12 बोर्ड के लिए ठीक है, इंपॉर्टेंट है 12 बोर्ड के लिए। बाकी हो सकता है कभी न्यूमेरिकल ये चेक करने के लिए कि आपने डेरिवेशन किया है कि नहीं, वो हर वायर पे फोर्स, हर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स मांग सकता है। और वैसे तो काम का जो फॉर्मूला बेसिकली यही है, आई एल क्रॉस बी पे 5 स्टार दे दीजिए। इससे हम फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन पे 3 स्टार दे सकते हैं। कभी कभार शायद ये पूछा जा सकता है, ज्यादातर तो हमारे काम का यही फॉर्मूला है। पूरे एक चार्ज पे फोर्स होता है क्यू वी क्रॉस बी, चार्ज पे फोर्स होता है क्यू वी क्रॉस बी, और वायर पे फोर्स का फॉर्मूला होता है आई एल क्रॉस बी। अब ये जो आई है ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज के बहने की डायरेक्शन है। आई वैसे तो स्केलर है, आई हालांकि तो स्केलर है, पर उसी के करंट की डायरेक्शन की हम बात एल में ले लेते हैं। तो उसको और क्लैरिफाई करने के लिए मैं आपको हेडिंग दे रहा हूं, करंट एलिमेंट। ये वायर है सर, ये छोटा सा पोर्शन है, इस छोटे से पोर्शन की लेंथ पर डीएल ले सकता हूँ, ये इसमें करंट जा रहा है। ये जो छोटा सा करंट कैरिंग वायर है, स्मॉल सेक्शन ऑफ करंट कैरिंग वायर, स्मॉल पोर्शन करंट कैरिंग वायर, इसको करंट एलिमेंट, इसको करंट एलिमेंट कहते हैं। And current element is a vector quantity. Current element is a vector quantity जिसके मैग्नीट्यूड के बारे में तो मैं अभी बात करने की आवश्यकता महसूस नहीं कर रहा। करंट एलिमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और उसकी डायरेक्शन है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट से हमेशा ही मतलब है कन्वेंशनल करंट, उसकी डायरेक्शन है कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन के अलोंग। क्योंकि एक्चुअली करंट स्केलर है, पर डायरेक्शन तो उस पर मार्क करते हैं, और यही डायरेक्शन हम क्वेश्चंस में यूज करते भी हैं। तो हम लोग तो यही बोलते हैं कि भाई करंट तो स्केलर है, पर करंट एलिमेंट वेक्टर है, और करंट एलिमेंट की जो डायरेक्शन है वो आई के अलोंग ही। इसलिए जो फोर्स का फॉर्मूला आया ना, फोर्स का फॉर्मूला, अब हम चलिए ये हेडिंग दे देते हैं कि फोर्स ऑन अ करंट एलिमेंट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। करंट एलिमेंट पर फोर्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो अगर करंट एलिमेंट में चाहिए तो फिर आप आई डीएल क्रॉस डी ले लीजिए, ये है। और वेक्टर डीएल की डायरेक्शन आई की डायरेक्शन में ही है। एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, डीएल जो एलिमेंट्री सेक्शन है उसकी लेंथ है ये। तो क्यू वी क्रॉस पी, अगर एक चार्ज हो खाली और हवा में चल रहा हो, मेटल के अंदर नहीं, हवा में चल रहा हो, तो उस चार्ज पे फोर्स लगता है क्यू वी क्रॉस पी। और पूरा का पूरा करंट कैरिंग वायर हो तो वायर भी पूरा हवा में उड़ जाता है मैग्नेटिक फोर्स के कारण, और उस पर फोर्स का फॉर्मूला है आई एल क्रॉस बी। ये ध्यान रखिए कि एल क्रॉस बी है, या बी क्रॉस एल नहीं। इसके फॉर्मूले को आप खाली बी आई एल मत कहिएगा, बी आई एल कहना रिस्की है, फिर धीरे धीरे आपको समझ नहीं आएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट में बी कहाँ आता है। बी आई एल कभी मत कहिए, आई एल क्रॉस बी ही कहिए। और ये सारे तमाम जितने भी फॉर्मूले हैं क्यू बी क्रॉस बी,
या आई एल क्रॉस बी, इन सब में बी बाद में आता है, बी फॉर बात। क्रॉस प्रोडक्ट में पहला टर्म कौन सा है और बाद का टर्म कौन सा है वो आपको देखना है, आई डी एल क्रॉस बी, बी फॉर बात। ये सारे जो फॉर्मूले हैं क्यू वी क्रॉस बी, वो भी आपको आंसर न्यूटन में देता है, आई डी एल क्रॉस बी ये भी आपको आंसर न्यूटन में देता है। तो जो सारे फॉर्मूले हम पढ़ रहे हैं ये एसआई यूनिट्स में वैलिड है, आंसर आपका आएगा न्यूटन में, ये फॉर्मूला एसआई यूनिट्स में वैलिड है। और फिर लिख दीजिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डिटरमिन्ड बाय, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वायर, direction of force on the wire is determined by rule of cross product. क्रॉस प्रोडक्ट से जो डायरेक्शन फाइंड करने का रूल है, ये राइट हैंड स्क्रू रूल वगैरह, या बस राइट हैंड रूल, जैसे क्यू वी क्रॉस बी के लिए जो रूल हम यूज करते हैं डायरेक्शन निकालने के लिए, वही आई डी एल क्रॉस बी के लिए भी करते हैं, उसमें कुछ डिफरेंट नहीं। हाँ, इसमें हमें हेडिंग दे सकते हैं, फोर्स ऑन अ वायर ऑफ इर्रेगुलर शेप, in an external field, external field के अंदर force in a wire of irregular shape। डायरेक्टली तो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, इसलिए इसे ऑप्शनल आप मान सकते हैं चाहे तो। ये वायर है और ये एक्सटर्नल फील्ड में रखा है और हाँ इसमें करंट जा रहा है। ये वायर के एंड पॉइंट्स, एक वायर है इरेगुलर शेप का, ये एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और इसमें करंट जा रहा है। तो एक्चुअली तो मुझे क्या करना है कि हर स्मॉल करंट एलिमेंट पे उस स्मॉल का आई डी एल क्रॉस भी निकालना है और फिर सारे फोर्सेस का वेक्टर सम निकाल लेना है। एक्चुअली तो मुझे हर एलिमेंट्री सेक्शन पे फोर्सेस का समेशन करना है, तो समेशन वाली बात तो इसमें लिखी हुई है, इसमें लिखा है कि आपको पूरा फोर्स चाहिए तो आई डी एल क्रॉस बी का समेशन। उस बात को पढ़ने में हम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, ये आप एक स्कूल एग्जाम में नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। इरेगुलर शेप का वायर है तो आपको करना ये है, आप चलिए लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि कैलकुलेट द फोर्स ऑन ईच एलिमेंट्री सेक्शन, कैलकुलेट द फोर्स ऑन ईच एलिमेंट्री सेक्शन and then add all such forces vectorially, find the vector sum of all such forces, then find the vector sum of all such forces on elementary sections। ये जो elementary sections हैं छोटे छोटे, इन सब पे फोर्स निकालिए और फिर उनका वेक्टर सम निकाल लीजिएगा, उसी को उसने समेशन कह दिया है, आई डी एल क्रॉस बी का समेशन। मेरा ये कहना है कि भाई ये जो तुम्हारा एक्चुअली वेक्टर डीएल का सम आएगा ना, जो वेक्टर डीएल का सम आएगा वो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर से, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर से क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन आएगी, तो वही आप बस डायरेक्ट लिख दीजिए। अब आप फोर्स पूरे वायर पे का फॉर्मूला है आई ए बी इंटू बी, ये आप उसे आई एल क्रॉस बी ही मान लीजिए और फाइनल फैसला लिख दीजिए, आई एल क्रॉस बी ही मान लीजिए और फाइनल फैसला ये है कि एल इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन अ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, एल इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन अ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द एंड पॉइंट्स ऑफ द वायर, बिटवीन द एंड पॉइंट्स ऑफ द वायर, वायर के एंड पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वायर के एंड पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, बस वो ले लिया करते हैं। एनसीईआरटी ने इतना लिख के छोड़ दिया है कि आप समेशन ऑफ आई एल क्रॉस बी निकाल लीजिएगा और वो फाइनली सॉल्व करोगे जब तुम ये वेक्टर डीएल है, ये वेक्टर डीएल है, ये वेक्टर डीएल है, ये वेक्टर डीएल है, ये सारे वेक्टर्स हैं और इनका वेक्टर सम तो इतना आएगा ना, बाय पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर्स, पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एनीवे ये पूरा ही डिस्कशन खास इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, तो एक ही बात इंपॉर्टेंट है कि अगर चार्ज चल रहा हो तो क्यू बी क्रॉस बी
और अगर पूरा वायर हो तो I dl क्रॉस b। और सबसे खतरनाक है, मैग्नीट्यूड निकालने में आपको फोर्स की कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम आएगी फोर्स की डायरेक्शन निकालने में। एग्जाम्पल 4.1 देख रहा हूँ कि द स्ट्रेट वायर का मास है 200 ग्राम, लेंथ भी कुछ दी है 1.5 मीटर और उसमें करंट भी दिया है 2 एम्पियर। इट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर। यहाँ से सवाल थोड़ा समझ आना शुरू हुआ। सस्पेंडेड बाय यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड B। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? इस पूरे क्वेश्चन में जो की वर्ड है वो सस्पेंडेड। एग्जाम्पल 4.10 डाल दीजिए और लिख दीजिए वायर इज सस्पेंडेड, वायर इज सस्पेंडेड बाय द फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और वायर का न्यूमेरिकल में मास भी दिया है और बोल दीजिए हेयर की वर्ड इज सस्पेंडेड। जो की वर्ड है क्वेश्चन का वो है सस्पेंडेड। वो आपको सारी मैथमेटिकल अप्रोच एक वर्ड से ही क्लियर हो रही है। लिख दीजिए सस्पेंडेड मींस द वायर इज केप्ट फ्लोटिंग। इसके हवा में हम तैरा रहे हैं। सस्पेंडेड है, इसको हवा में ऐसे तैरा रहे हैं हम लोग, टच नहीं कर रहे हैं, हवा में तैरा रहे हैं। जरूर कहानी ये है, लिख दीजिए इन व्हेनेवर द वर्ड इज सस्पेंडेड और बैलेंस्ड, वर्ड सस्पेंडेड यूज करे या बैलेंस्ड वर्ड यूज करे, इन पर 5 स्टार देने चाहिए। की वर्ड है। देन अप्लाई द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई करिए। दैट इज इक्वेट mg टू द फोर्स ऑफ दिस चैप्टर। जिस भी चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं, अगर बैलेंस की बात हो तो mg को इस चैप्टर के फोर्स से इक्वेट कर दीजिए। अगर आप वायर को सस्पेंड कर रहे हैं मतलब mg के बावजूद वो नीचे गिर नहीं रहा है और वायर का मास तो इसने दिया ही था। जरूर कुछ ऐसी कहानी है, ये वायर है, इस पे mg नीचे है और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स BIL ऊपर है और mg I L क्रॉस B। ये वैल्यूज आप डाल दीजिए। जो मास दिया है वो 200 ग्राम में दिया है, उसे केजी में लाइए। जी को 9.8 या 10 ले लीजिए। अगर सवाल में कुछ नहीं दिया तो 9.8 लेना जरूरी है और बस इससे आंसर आ जाएगा। इसमें एमजी को दिया है, जब कोई एंगल कहीं कुछ दिया नहीं हो तो आई एल क्रॉस बी की जगह आप बस सीधे सीधे उसे बी आई एल ही ले लीजिए। आई एल क्रॉस बी यानी आई बी एल बी साइन थीटा और यहाँ थीटा तो 90 डिग्री है क्योंकि फील्ड हॉरिजॉन्टल है। अब उसने क्लियरली ज्यादा स्पेसिफाई नहीं किया कि बोर्ड के अंदर है कि बोर्ड के बाहर है। बी अंदर जा रही है और करंट यहाँ जा रहा है तो एंगल तो 90 डिग्री है ही। तो एंगल तो मोस्टली 90 डिग्री ही होगा। मतलब या तो ये फोर्स BIL होगा या ये फोर्स 0 होगा। 30 डिग्री देता है कहीं एंगल तो मैं BIL साइन 30 कर लेता। कोई एंगल उसने साफ साफ दिया नहीं है। अगर अब 2 ही पॉसिबिलिटी है, तो या तो फोर्स BIL है या फोर्स 0 है। और अगर फोर्स 0 होगा तो फिर इक्विलिब्रियम तो आ ही नहीं सकता। इसका मतलब फोर्स BIL ले लूंगा। आई एल क्रॉस बी की ज्यादा चिंता ना करें, वो अक्सर BIL ही आएगा। हाँ, आई एल क्रॉस बी में आप मतलब जानते तो हैं BIL साइन थीटा। थीटा के बारे में सोच लीजिए और नहीं सोचना तो मत सोचिए, उसे BIL यूज करिए। अच्छा ये रहेगा कि BIL ना लिख के आप ILB लिखिए, नहीं तो उसमें सिली मिस्टेक होने की कभी संभावना है। बाद में आप ये भूल जाएंगे कि क्रॉस कहाँ आता है। आई एल क्रॉस बी में से फिलहाल हमने क्रॉस का साइन हटा दिया है और बस अब ये m by l into g is equal to IB और m by l for a given wire is constant। ये मास पर यूनिट लेंथ है। अगर इसी मटेरियल का इसी एरिया का यही वायर मैं थोड़ा लंबा ले लूं, खींच के लंबा करने की बात नहीं है। आई इंक्लूड मोर ऑफ द वायर, मोर लेंथ ऑफ द वायर। जब लेंथ बढ़ेगी तो मास भी बढ़ेगा और मास पर यूनिट लेंथ तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो यही लिख दीजिए, यही लिख दीजिए कि द field required to balance the wire is independent of the length of the wire, because for a wire of given material and given area
Because for a wire of given material and given area of cross section, for a wire of given material and given area of cross section, m by l is a constant. M by l is a constant. For a wire of given area of cross section and given material, m by l is a constant. As length increases, mass also increases. Length जब बढ़ती है तो mass भी बढ़ता है. ये lambda बोलते हैं हम लोग इसे. Mass per unit length, linear mass density. Mass होता है d by l from l, तो cancel कर देंगे तो mass हो जाएगा density into area. Mass density पे depend कर रहा है और इसके area पे depend कर रहा है. जब तक आप वायर का जो पीस आपने अपने हाथ में लिया है उसका एरिया चेंज नहीं करेंगे तो लेंथ के बढ़ने से मास चेंज नहीं होगा, m by l कांस्टेंट रहेगा. तो इस पर भी कोई क्वेश्चन बन सकता है कि एक वायर को बैलेंस करने के लिए फील्ड रिक्वायर्ड थी बी, है ना. क्वेश्चन लिख दीजिए. चलिए, फील्ड रिक्वायर्ड टू बैलेंस अ गिवन वायर, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेते हैं. चलिए, मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू बैलेंस अ गिवन वायर इज बी. Magnetic field required to balance a given wire is B. Current remaining same. Current remaining same. Length of the wire is doubled. Length of the wire is doubled. Now field required. Length of the wire is doubled. Now field required to balance the same wire. Now field required to balance the same wire. मतलब बैलेंस द वायर, जो भी वायर है. तो आंसर इसका बी ही रहेगा क्योंकि लेंथ बढ़ जाएगी तो मास भी बढ़ जाएगा और m by l सेम रहेगा. इस टाइप का क्वेश्चन आने की संभावना है. हल्का सा इसको छू के एनसीईआरटी यहाँ से लौट तो गया है तो इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है. 4 स्टार आप इस क्वेश्चन पे दे दीजिए और एक वार्निंग लिख दीजिए. It should never be assumed. It should never be assumed that length of the wire is doubled. Length of the wire is doubled by stretching the wire. It should never be assumed that length of the wire is doubled by stretching the wire. लोहे के तार को खींच के कभी आप उसकी लेंथ डबल थोड़ी कर सकते हैं कॉपर के वायर को. जब तक वो चिल्ला के ना बोले कि वॉल्यूम सेम है या मास सेम है तब तक आप ये मानते हैं कि भाई हमने तो उतने ही वायर की, उसी मटेरियल के वायर की थोड़ी लॉन्गर लेंथ अब इंक्लूड कर ली है. डबल लेंथ डबल कर दी, उसका कभी भी उसकी इंग्लिश पे ना जाएं. आप ये अलग फिर से लिख दीजिए कि if the question says that mass is same or volume is same, volume same है या mass same है, then only it is implied that, सिर्फ तब ये इम्प्लाई किया जाता है कि लेंथ ऑफ द वायर हैज बीन इंक्रीज्ड बाय स्ट्रेचिंग इट. अगर वो कहे कि मास सेम है और लेंथ सेम, सॉरी मास सेम है या वॉल्यूम सेम है, रिकास्ट किया, रीमोल्ड किया है, तो जरूर इसका मतलब या तो क्लियर कट वर्ड स्ट्रेचिंग यूज करेगा. खैर स्ट्रेचिंग के केसेस आएंगे ही नहीं, दिमाग में से हटा दीजिए उनको. जब तक स्ट्रेचिंग वर्ड यूज ना करें तब तक अपने आप वहां दिमाग जाने से रोकें. टेंडेंसी रहेगी आपकी शायद आप वहां दिमाग जाने से रोकें. बस आप तो रट लें कि अगर लेंथ डबल करेंगे तो वही बी अभी भी काम आ जाए. इसमें हो सकता था कि आपसे पूछते कि आप बी हॉरिजॉन्टल तो लगा रहे हैं, बताइए कि इनवर्ड्स है कि आउटवर्ड्स है, पर उसने मुझे कोई भी डायरेक्शन दी नहीं. इसका मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड ही मांग रहा है, कोई भी डायरेक्शन दी नहीं है. चलो मैं मान लेता हूँ सपोज ये वाली फील्ड, सपोज ये वाली फील्ड है और ये कंडक्टर ऐसा रखा है और अब पूछा जाता है कि भाई आप बताइए इस पे फील्ड, इसमें करंट कहाँ होगा. करंट A to B होगा कि करंट B to A होगा. अब मुझे ये तो पक्का पता है कि एनर्जी डाउनवर्ड्स है, तो मुझे ये पता है कि जो फोर्स है वो अपवर्ड्स आना चाहिए. फोर्स अपवर्ड्स आना चाहिए. इस समय करंट की डायरेक्शन मुझे निकालनी है. करंट की डायरेक्शन नहीं पता मुझे, आई एल क्रॉस बी, मुझे आई की डायरेक्शन नहीं पता, से कुछ भी मान लेता हूँ. अभी मुझे फोर्स की डायरेक्शन दे दी गई है आई एल क्रॉस बी,
फोर्स है वर्टिकली अपवर्ड्स और बी है इनवर्ड्स, तो जब बी इनवर्ड्स है तो मैं इसको तो एक डायरेक्शन तो मुझे पता है कि ये बी यहाँ से निकलता है, इसको तो मैं ऐसे ही रखूंगा। कंडक्टर ऐसा है, अब ऐसा रखना है कि ऐसा रखना है नहीं मालूम, कहीं से भी स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ तो बाई चांस फोर्स ऊपर ही आ गया मेरा, मैंने तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन पता थी मुझे, इसमें ये नहीं ये या ये यही निकालना था। यहाँ से मैंने बाई चांस स्टार्ट किया, ये बी की डायरेक्शन है जो बोर्ड के अंदर जा रही है, और अंगूठा फोर्स की डायरेक्शन आपको दे ही रहा है, अंगूठा इस समय फोर्स की डायरेक्शन है। और फिर ये यहाँ ऐसे अगर मैं स्टार्ट करता तो बी की डायरेक्शन तो ये है नहीं, इसको यहाँ अलाइन करो, इसको फिर चेंज मत करो और घुमा के इसको बी की डायरेक्शन में ले आओ, इसको घुमा के सिर्फ बी पे, इससे पे ध्यान दो बस, इनको चिपका के रखो और इसको बी की डायरेक्शन में ले आओ। अगर अंगूठा फोर्स की डायरेक्शन से मैच कर रहा है तो फिर सारी डायरेक्शन सही है, तो फिर यही करंट की डायरेक्शन है फ्रॉम ए टू बी। ये क्वेश्चन हमेशा ही ज्यादा खतरनाक होंगे। आईजे के मेथड से कर ही सकते हैं, F is equal to I L क्रॉस बी, जो फोर्स है वर्टिकली अपवर्ड्स है तो मैं से के कैप कहूंगा, करंट हटा दो। अब वेक्टर ये वाला मुझे निकालना है, इसकी डायरेक्शन मुझे निकालनी है, और बी है इधर प्लस जे कैप बोर्ड के अंदर, तो देखता हूँ कि क्या क्रॉस जे के आता है, आई जे के, आई क्रॉस जे अपने आप के आता ही है, इसका मतलब आई है, हाँ ये प्लस आई है आ गया। ये मेथड डेफिनेटली ज्यादा अच्छा रहेगा। फोर्स की डायरेक्शन मुझे पता है वर्टिकली अपवर्ड्स, लेफ्ट हैंडेड सिस्टम में यूज करता हूँ, वर्टिकली अपवर्ड्स यानी ये डायरेक्शन है के क्या, फीड है इनवर्ड्स यानी प्लस जे क्या है, तो what cross j will give me k, I cross j will give me k, so this unknown is I cap. So the direction of current is from left to right, from west to east. इस सवाल में पूछा तो नहीं था, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही पूछा था। अगले क्वेश्चन 4.2 में देख लेते हैं कि द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द पॉजिटिव y एक्सिस। जो y एक्सिस इसने वही किया है जो मैं बढ़ाता हूँ, लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब बोर्ड के अंदर है, या आप कॉपी पे बैठे हैं तो कॉपी में अंदर की तरफ जा रही है, एंड द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव x एक्सिस। तो पूरा वही का वही केस हो गया। व्हिच वे वुड द लॉरेंट्ज फोर्स बी, अच्छा फॉर इलेक्ट्रॉन एंड फॉर अ प्रोटॉन। बस इलेक्ट्रॉन के लिए आपको यही करना है कि भाई पहले प्रोटॉन के लिए निकाल लेते हैं। अब ये कंडक्टर तो है नहीं, क्यूवी क्रॉस बी वाला केस लगेगा, वेलोसिटी की ये डायरेक्शन दी है और बी बोर्ड के अंदर है, बी बोर्ड के अंदर है, फोर्स आपको निकालना है क्यू बी क्रॉस बी। ये पॉजिटिव चार्ज है, बी जो है वो आई कैप के अलाउंग है और ये जे कैप के अलाउंग है, तो आई क्रॉस जे ने के कैप आ जाएगा, आई क्रॉस जे ने के कैप आ जाएगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन होगा और मैं अगर मैथमेटिक्स से कर रहा हूँ तो ये माइनस ई हो गया, फिर आई क्रॉस जे हो गया, तो ये माइनस के कैप हो गया। आपको चार्ज का साइन डालना जरूरी है। ये हो गया बढ़िया। फोर्स है क्यू बी क्रॉस बी के अलाउंग, इलेक्ट्रॉन पे रहेगा ये माइनस जेड एक्सिस के अलाउंग, फॉर अ पॉजिटिव चार्ज द फोर्स इज अलाउंग प्लस जेड एक्सिस, ये आ गया प्लस जेड एक्सिस के अलाउंग और इलेक्ट्रॉन पे आ गया माइनस जेड एक्सिस के अलाउंग। अगर मैं इसे राइट हैंड थंब रूल से करता तो पॉजिटिव चार्ज पे वेलोसिटी में यहाँ लेता, पॉजिटिव चार्ज पे वेलोसिटी यहाँ लेता, तो इसको मैं इससे लाके मैच कराता, फिर इसको मेरे को बी की डायरेक्शन बी की तरफ पॉइंट करना है बस। ये वेलोसिटी हो गई पॉजिटिव चार्ज की, तो राइट हैंड को यहाँ लाके एच को यहाँ रखा और इसको घुमा के इसकी जो पोलैरिटी इसमें से निकल रही है बी, इसमें से बी जो निकल रहा है भगवान का आशीर्वाद, वो इस तरफ कर दिया बी की डायरेक्शन में, तो ये जो अंगूठा है ये आपको फोर्स की डायरेक्शन देगा। और अगर आप थियरी से कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन अगर वहां जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा, तो फिर आपको इसे यहाँ रखना पड़ेगा। परंतु यहाँ तो रखेंगे आप, चलिए ऐसा भी कर लेते हैं या ऐसे ही चलने देते हैं, यहाँ जाएगा। पर अभी तो ये जो पाम है ये उस तरफ है, पाम को तो उस तरफ ही होना चाहिए, तो इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा आपको। आप ये अलाइनमेंट ये तो मैं मीट करा दिया तो एक बार करा दिया, इंग्लिश से कंफ्यूज हो रहे हैं तो भी ये ले लीजिए, भी ये ले लीजिए
और इसको घुमा के आपको ऐसा ले जाना पड़ेगा कि ये पाम आपका बोर्ड की तरफ देखे, पाम आपका बोर्ड की तरफ देखे। ये मैंने ऐसे स्टार्ट किया और इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा, ऐसे स्टार्ट किया, इसको तो मैं नहीं चेंज कर रहा, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन वहां जा रहा है ना, पॉजिटिव चार्ज यहाँ जा रहा है, जैसे कैसे भी स्टार्ट कर लो, पर उसको फिर उसके बाद उसको फ्रीज कर दो, ये जोड़ ना टूटे, ये जोड़ ना टूटे, बस इसको घुमा के ऐसा कर दो कि इसमें से जो बी निकले, बी निकले, आशीर्वाद तो इस साइड से निकलेगा, पोलैरिटी भोल भगवान का, तो बी जो निकले वो बी की डायरेक्शन में नीचे आया, तो अंगूठा अब नीचे आ गया, तो बस फोर्स जो है वो नीचे की तरफ, यही कहानी। आई जे के से अगर कर पाए तो ज्यादा सेफ रहेगा, और इसमें थोड़ी सी सिली मिस्टेक होने की संभावना है क्योंकि थियोरेटिकल मेथड है। चलिए अब काफी इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आ रहा है, मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। आर्टिकल नंबर 4.3 हम पढ़ रहे हैं, ये पूरा का पूरा डिस्कशन इंपॉर्टेंट है, और पूरा डिस्कशन पे आप 5 स्टार शुरू में ही दे दीजिए। इस पूरे चैप्टर की जान है ये, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको इसी डिस्कशन में मिलते हैं, इसी में से सारे क्वेश्चन आते हैं। भाई बेसिक बात यह है कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, आप ऐसा ही कुछ लिख दीजिए, when a charged particle enters a magnetic field at right angles, charged particle enters a magnetic field at right angles, ऐसा यहाँ पे फील्ड है, यहाँ पर पार्टिकल एंटर कर रहा है, तो जैसे ही ये फील्ड में एंटर करता है, पॉजिटिव चार्ज ही मानते हैं हम जब तक कुछ ना बोला जाए, जैसे ही फील्ड में एंटर करता है इस पे फोर्स लगता है, और ये जो फोर्स की वजह से ऐसा लिख दीजिए, as soon as the particle enters the field, as soon as the particle enters the field, it experiences a force QV cross B. As soon as the particle enters the field, it experiences a force QV cross B. Thus, this force is always at right angles to V and B. QV cross B है ना? This force is always at right angles to V and B. जैसे ही पार्टिकल फील्ड में एंटर करता है उस पर फोर्स लगता है, अगली लाइन में लिख दीजिए, now the particle has a velocity and a force at right angles to velocity. अब पार्टिकल पे फोर्स है और एक वेलोसिटी है और एक फोर्स है at right angles to velocity. अब जिस इंस्टेंट पे जो भी रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, आप लिख सकते हैं अगली लाइन में, दिस इज अ केस ऑफ 2D मोशन, ये 2 डायमेंशनल मोशन का केस होने की संभावना है, दिस इज द केस ऑफ 2D मोशन। One motion due to velocity and other motion due to force oblique acceleration, फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, एक मोशन इसमें वेलोसिटी के कारण होगा और एक मोशन इसमें एक्सेलरेशन के कारण होगा, फोर्स के कारण होगा, तो 2 डायमेंशनल मोशन होने की संभावना है। अब हम अगली लाइन में लिख देते हैं कि पार्टिकल टेंड्स टू मूव in the particle at an instant tends to move in the direction of resultant velocity at that instant. Particle at an instant tends to move in the direction of resultant velocity at that instant. ये स्टेटमेंट तो अदरवाइज भी जरा काम का है, इससे भी 5 स्टार दे दें, मैकेनिक्स के रिविजन में आपको स्टेटमेंट काम आएगा। तो पार्टिकल कभी भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में नहीं जाता,
फोर्स की डायरेक्शन में नहीं जाता, वो जिस इंस्टेंट पे जहां वेलोसिटी है उस डायरेक्शन में जाता है वहां। बस, तो वेलोसिटी जहां भी होगी पार्टिकल उसी डायरेक्शन में जाएगा। अब अगर पार्टिकल की डायरेक्शन थोड़ी बहुत भी चेंज होगी ना, पार्टिकल की डायरेक्शन थोड़ी बहुत भी चेंज होगी, तो फिर से अब जो नया फोर्स लगेगा वो नई वेलोसिटी के भी राइट एंगल्स पे लगेगा, क्योंकि क्यू वी क्रॉस भी तो हमेशा वी और वी दोनों के ही राइट एंगल्स पे होता है ना। अगली लाइन में फिर से लिख दीजिए और कैपिटल लेटर्स में लिख दीजिए कि एफ एट एवरी इंस्टेंट, एफ एट एवरी इंस्टेंट is at right angles, f at every instant is at right angles to the direction of velocity, f at every instant is at right angles to the direction of velocity at that instant. Force हर instant पे will be at right angles to the direction of velocity at that instant. Force at every instant will be at right angles to the direction of velocity at that instant. ठीक है, और ये तो फिर अगर ऐसा है कि फोर्स हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी के राइट एंगल्स पे, चलिए अगली लाइन में ये लिख दीजिए, सो वी कैन टर्म द वेलोसिटी एज टेंजेंशियल वेलोसिटी। हम वेलोसिटी को टेंजेंशियल वेलोसिटी कह सकते हैं, एंड वी कैन टर्म द फोर्स एज रेडियल फोर्स। अगर हर इंस्टेंट पे फोर्स वेलोसिटी के राइट एंगल्स पर है तो बस फिर तो वेलोसिटी का नाम टेंजेंशियल वेलोसिटी है और इस फोर्स का नाम रेडियल फोर्स है, और फाइनल फैसला हो गया, बड़ा बड़ा फैसला लिख सकते हैं, द पार्टिकल विल मूव इन सर्कुलर आर्क, या तो सर्कुलर पाथ लिख दीजिए या सर्कुलर आर्क लिख दीजिए, द पार्टिकल विल मूव इन सर्कुलर आर्क। पार्टिकल सर्कुलर आर्क में चलेगा, ये फैसला हो गया। और फिर ये भी लिख दीजिए अगली लाइन में कि दिस मैग्नेटिक फोर्स क्यू बी क्रॉस बी, द मैग्नेटिक फोर्स क्यू बी क्रॉस बी acts as centripetal force, acts as centripetal force for the circular motion, acts as centripetal force for the circular motion। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जब एंटर कर रहा है तो अब हमने डिसाइड कर लिया कि वो सर्कुलर पाथ में घूमेगा। अब सर्कुलर मोशन के लिए तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ही चाहिए, तो जिस चैप्टर को तुम पढ़ रहे हो उस चैप्टर का जो फोर्स है जरूर वही सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करने के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ही चाहिए। ये इस चैप्टर जिसको तुम पढ़ रहे हो उसका जो फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट मीट कर रहा है और वही सर्कुलर मोशन क्रिएट कर रहा है। खैर, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो वेलोसिटी के हर इंस्टेंट पे राइट एंगल्स पर है, इसका वर्क डन जीरो होता है। अगली लाइन में लिख दीजिए, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो because work done by centripetal force is always zero because this force is always at right angles to displacement. This force is always at right angles to displacement at that instant. This force is always at right angles to displacement at that instant. भाई डिस्प्लेसमेंट तो मैं बोल ही सकता हूँ, वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ एक्स कॉस थीटा, यहाँ थीटा है 90 डिग्री तो वर्क डन है एफ एक्स कॉस 90, तो वर्क डन है जीरो। जैसे ही चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा और जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है क्यू बी क्रॉस बी वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। हम ये बोल सकते हैं कि पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते ही साथ एक फोर्स तो लगेगा, और फोर्स है तो फोर्स अपॉन मास एक एक्सेलरेशन है, उससे भी हम डिनाई नहीं कर सकते। पर ये फोर्स जो है किसी काम का नहीं है, इसमें कोई दम नहीं है, ये कोई वर्क नहीं कर पाएगा, और जब ये वर्क ही नहीं करेगा तो ये पार्टिकल की एनर्जी चेंज नहीं कर पाएगा। अगली हेडिंग दे दीजिए, चलिए वहां ये बात करेंगे। हेडिंग दे दीजिए कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स अ फील्ड at right angles
When a charged particle enters a field, of course मेरा मतलब magnetic field से ही है. When a charged particle enters a magnetic field at right angles, it moves in uniform circular motion. अब यूनिफॉर्म की वर्ड हो गया. चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो सर्कुलर मोशन तो होगा, पर अब वर्ड आ गया सर्कुलर, यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म क्यों है ये हम अगली बात में फिर से समझा देते हैं. लिख दीजिए वर्क डन बाय दिस फोर्स इज जीरो. वर्क डन बाय दिस फोर्स इज जीरो. सो चेंज इन एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज जीरो. वर्क एनर्जी थ्योरम ये बताती है कि जितना हम फोर्स लगाते हैं जो उससे जो वर्क होता है वही एनर्जी में चेंज के बराबर होता है. अभी वर्क जीरो है तो एनर्जी में चेंज जीरो है. बस लिख दीजिए therefore काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट. वर्क नहीं है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है. और बड़ा बड़ा अगली लाइन में लिख दीजिए all scalar quantities associated with this motion, all scalar quantities associated with this motion, जितनी भी स्केलर क्वांटिटीज हैं associated with this motion are constant. क्योंकि ये फोर्स जो है तो इसमें कोई दम ही नहीं है, राइट एंगल वाला फोर्स है, वर्क ये करेगा नहीं, एनर्जी ये चेंज करेगा नहीं. फिर से लिख दीजिए काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड रिमेन सेम. काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है, स्पीड सेम रहती है. अगली लाइन में लिख दीजिए 4 स्टार लगा के मोमेंटम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन they change due to change in direction only. मोमेंटम चेंज होता है, वेलोसिटी चेंज होती है, एक्सेलरेशन चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ओनली. पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है राइट एंगल्स पे तो वो सर्कुलर मोशन में घूमता है और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है. फिर से दोबारा हेडिंग दे दीजिए सेंस ऑफ, मतलब क्लॉकवाइज ऑब्लिक एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ सर्कुलर मोशन. क्लॉकवाइज ऑब्लिक एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ सर्कुलर मोशन. जब ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में घुसेगा तो ये सर्कुलर मोशन करेगा. अब ये क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं. पहली बात तो ये है कि दिस सर्कुलर मोशन इज इन FV प्लेन. 2D मोशन है तो पूरा प्लेन बताना पड़ेगा. एक वेलोसिटी और एक फोर्स जिस प्लेन में होते हैं वहां ये सर्कुलर मोशन होता है. ये लाइन डायरेक्ट एनसीईआरटी में दी नहीं है, एडवांस लाइन है, तो FV प्लेन वाली बात आप इग्नोर कर सकते हैं अगर वो आपको तकलीफ दे रही है तो. अब मेन बात यह है कि जब पार्टिकल फील्ड में एंटर करता है ना, उस पॉइंट ऑफ एंट्री पे पार्टिकल पे आप फोर्स की डायरेक्शन निकाल लीजिए. अगर फोर्स इस तरफ कहीं आ रहा है तो बस पॉइंट ऑफ एंट्री पे जो फोर्स की डायरेक्शन है ना, सेंटर वहीं लाया करता है. ये लिख दीजिए आप. Determine the direction of force on the particle. Determine the direction of force on the particle at the moment it enters the magnetic field. At the moment it enters the magnetic field. जिस मोमेंट पे चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है उस मोमेंट पे चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकाल लीजिए. बस दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ इज इन दिस डायरेक्शन ओनली. सर्कुलर पाथ का जो सेंटर है वो इसी डायरेक्शन में है. अगर सेंटर यहाँ आ रहा है तो मुझे मालूम है क्लॉकवाइज, और अगर सेंटर यहाँ आ रहा है तो मुझे मालूम है एंटी क्लॉकवाइज. ये मैं चेक कर लेता हूँ. मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी है, पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी है, मैंने इसको एच को लोअर एच को यहाँ मैच कर दिया और बी की डायरेक्शन जो मुझसे दूर है उस तरफ इसको ला के रख दिया तो फोर्स ऊपर है. तो बस अभी ये यही सेंटर पे ही आएगा. और अगर यहाँ सेंटर है ये ऐसे सर्किल में घूम रहा है, ऐसे सर्किल में घूम रहा है तो ये है एंटी क्लॉकवाइज सर्किल. हम इसको बना सकते हैं पीसीएल को.
पॉजिटिव चार्ज अगर क्रॉस की फील्ड में आएगा तो वह एंटी क्लॉकवाइज सर्कल में जाएगा, पीसीए रूट। पॉजिटिव चार्ज अगर क्रॉस की फील्ड में आएगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज सर्कल में जाएगा। आपको तो यही ध्यान रखना है कि पॉइंट ऑफ एंट्री पे आप फोर्स की डायरेक्शन निकाल लीजिए। आप क्या कभी भी कहीं भी फोर्स की, यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन निकाल लीजिए, कहीं भी जो फोर्स है, फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, ये लिख दीजिए। एट एनी इंस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। आप यहाँ फोर्स की डायरेक्शन निकाल लीजिए, यहाँ निकाल लीजिए, यहाँ निकाल लीजिए, आप कहीं भी फोर्स की डायरेक्शन निकाल लीजिए, पॉइंट ऑफ एंट्री पे ही नहीं, कहीं भी फोर्स की डायरेक्शन निकाल लीजिए। और रटना चाहते हैं तो पीसीआर रट लीजिए। पॉजिटिव चार्ज अगर क्रॉस की फील्ड में आएगा तो एंटी क्लॉकवाइज सर्कल में घूमेगा। अगर इनमें से कोई एक चीज बदल जाए, अगर नेगेटिव चार्ज क्रॉस की फील्ड में आएगा तो क्लॉकवाइज सर्कल में घूमेगा, कोई एक चीज बदल जाए तो सर्कुलर सेंस बदल जाएगा। खैर ये इसकी थ्योरी हो गई, इंपॉर्टेंट तो है पर इसकी मैथमेटिक्स और भी ज्यादा प्यारी है और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप हेडिंग दे दीजिए रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे अलग से 5 स्टार दे दीजिए या रिजल्ट आ जाने दीजिए। रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, तो मुझे इसमें अगर कोई भी डेरिवेशन करना है तो सबसे पहले तो मुझे यही ध्यान आना चाहिए भाई कि सर्किल की जब बात हो ना कभी भी, तो सर्किल के मोशन के लिए चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स mv²r। तो लिख दीजिए फॉर एनी सर्कुलर मोशन, अगर आप उसकी मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, इक्वेट mv²r टू द फोर्स ऑफ दिस चैप्टर। जिस भी चैप्टर को आप फोर्स पढ़ रहे हैं, mv²r को इस चैप्टर के फोर्स से इक्वेट कर दीजिए। अगर आप मैथमेटिक्स में कुछ भी करना चाहते हैं तो ये कर दीजिए, ये भी और ये भी कैंसिल हो गया, r हो गया mv/qb। ये फॉर्मूला 5 स्टार वाला है। डेरिवेशन भी जरा सा ही है, अगर तो आप चाहें तो डेरिवेशन से ही हर बार कर लें और कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे। अगर सर्कुलर मोशन की मैथमेटिक्स आपको चाहिए तो mv²r को इस चैप्टर के फोर्स से इक्वेट कर दीजिए। r है mv/qb, mv को हम लोग बोलते हैं मोमेंटम, और मोमेंटम को हम लोग √2 बोलते हैं काइनेटिक में। ये भी तरीका हो सकता है। कई फॉर्मूले हो गए रेडियस के, बेसिकली mv/qb, mv को मोमेंटम बोलते हैं, और अगर किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी E दे दी जाए तो उसका मोमेंटम √2m होता है। E के लिए हम लोग ये भी कर सकते हैं qb, चार्ज q accelerated through potential difference of V as kinetic energy q। एनर्जी की जगह आप qv भी लिख सकते हैं। एक v वेलोसिटी वाला है और एक v वोल्टेज वाला है। वोल्टेज वाला v कैपिटल लेटर में लिखिएगा। रेडियस का फॉर्मूला है, कई सारे फॉर्मूले आ गए अब तो, mv/qb, p/qb, p की जगह √2me, और अगर न्यूमेरिकल ने वोल्टेज की बात की है तो फिर E को Q भी लिख दीजिएगा। बेसिकली सिर्फ इसी पे न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड है। थोड़े ये तो सब थोड़े एडवांस क्वेश्चन बनते हैं। ओके, ये सारे के सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं और बहुत बार आपको रिवाइज करना है। पूरी थियोरी ही इंटरेस्टिंग है, पूरे चैप्टर की जान है ये, चार्ज पार्टिकल का सर्कुलर पाथ में मोड़ना। अब इसमें हम हेडिंग दे देते हैं टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड लिख दीजिए कि टाइम पीरियड मींस द टाइम फॉर कंप्लीट रिवॉल्यूशन, टाइम फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो पूरे सर्कल में नहीं घूमता, तो भी हम टाइम पीरियड से हमारा मतलब है कि यदि ये कंप्लीट सर्कल में घूमता। मैंने तो अभी ये डायग्राम बनाया था कि यहाँ से आया और यहाँ निकल गया, एनसीईआरटी ने तो खैर यही बनाया होगा। ऐसे में भी टाइम पीरियड का तो यही मतलब है कि अगर ये पूरे सर्कल में घूम पाता तो उसे जो टाइम लगता
तो टाइम पीरियड निकालने टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो सकता है। जिस डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं वो पूरे एक सर्कल का डिस्टेंस है 2 पाई r और स्पीड है v। r को mv by q लिख दो, r को mv by q लिख दो तो ये कैंसिल हो गया। टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई f by q। ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई by t होता है, तो ओमेगा हो जाएगा 2 पाई और 2 पाई ओमेगा का फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला इस पे भी 5 स्टार और ओमेगा पे भी अलग से 5 स्टार। हम टाइम पीरियड से फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं और ओमेगा को बोल देते हैं 2 पाई n। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन हम करें या ना करें उससे मतलब नहीं है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। टाइम पीरियड में एक इंटरेस्टिंग बात, काफी इंटरेस्टिंग बात ये आ रही है, टाइम पीरियड में एक इंटरेस्टिंग बात ये आ रही है कि इसके फॉर्मूले में ना तो r का टर्म आ रहा है ना v का टर्म आ रहा है। ये बात इंपॉर्टेंट है, अलग से 5 स्टार लगा के लिख दीजिए। इफ सेम पार्टिकल एंटर्स द सेम फील्ड, if same particle enters the same field, then time period is independent of every other thing। सेम पार्टिकल होना चाहिए और सेम फील्ड होना चाहिए, तो टाइम पीरियड हर बार सेम आएगा। ना वो r पे डिपेंड कर रहा है ना वो v पे डिपेंड कर रहा है। सेम पार्टिकल सेम फील्ड में अगर आए, मतलब v सेम है और अगर पार्टिकल सेम है तो m और q सेम है। अगर सेम फील्ड है और m और q सेम है तो टाइम पीरियड सेम रहेगा। तो फिर क्या है, रेडियस का फॉर्मूला होता है mv by q, तो r by v जो होता है वो m by q भी होता है और टाइम पीरियड भी कुछ ऐसा ही है 2 पाई m by q भी। तो ये जो m by q भी है ना, ये r by v, मतलब r by this is a constant, चलिए r by v is a constant for a given particle in a given field, for a given particle in a given field r by v is a constant। गिवन पार्टिकल हो गिवन फील्ड में हो तो उसका r by v कांस्टेंट होता है। मतलब r is proportional to velocity, r is proportional to velocity। मतलब इस बात का ये है कि अगर कोई पार्टिकल ज्यादा वेलोसिटी से आएगा तो वो बड़े सर्कल में घूम जाएगा। अगर ये v1 है और ये v2 है, तो अगर v2 ग्रेटर देन v1 होगा बस तभी तो उसका r2 ग्रेटर देन r1। जो ज्यादा वेलोसिटी से आएगा वो ज्यादा दूरी तय करेगा और तभी तो उसको टाइम सेम लगेगा। जो ज्यादा वेलोसिटी से आएगा वो ज्यादा अंदर तक घुस जाएगा, ज्यादा दूरी तय करेगा, डिस्टेंस भी ज्यादा है, स्पीड भी ज्यादा है, टाइम उसको सेम लगेगा। अगर सेम पार्टिकल सेम फील्ड में आएगा तो उसकी चाहे एनर्जी ज्यादा हो, उसकी चाहे वेलोसिटी ज्यादा हो, उसके रेडियस के बारे में जानकारी दी हो, उसके वोल्टेज के बारे में जानकारी दी हो, हमें कोई मतलब नहीं है। अगर अल्फा पार्टिकल ही आ रहा है और सेम फील्ड में आ रहा है, हाँ अगर पार्टिकल्स डिफरेंट हैं वो एक वार्निंग लिख दीजिए, if different particles enters the field, if different particle enters the field, then time periods are not in the ratio 1:1। हमारी आदत ये बन जाती है कि हम तो 1:1 ही बोलते हैं। तो अगर डिफरेंट पार्टिकल है, अगर डिफरेंट पार्टिकल आ रहा है तो फिर फील्ड्स टाइम पीरियड्स का रेशियो 1:1 नहीं है। और पार्टिकल का नाम अगर अलग है तो फिर टाइम पीरियड्स का रेशियो 1:1 नहीं है। ये शायद ज्यादा काम की बात है। अब इसमें एक छोटा सा एडवांस डिस्कशन और है, थोड़ा सा एडवांस है शायद, ये हेडिंग दे रहा हूँ पार्टिकल। मेन डिस्कशन तो वैसे हो चुके हैं। पार्टिकल एंटर्स अ फील्ड दी मैग्नेटिक फील्ड एट सम एक्यूट एंड, एक्यूट तो फिर जरूरी नहीं है, मतलब
एंगल अदर देन 0, 180 एंड 90। एक्चुअली ये बात है, अगर 0, 90 और 180 के अलावा किसी भी एंगल पे चार्ज पार्टिकल आएगा तो देखते हैं क्या। भाई अगर 0 पे आएगा तो फोर्स नहीं लगेगा, 180 पे आएगा तो फोर्स नहीं लगेगा, ये सीधे निकल जाएगा। फोर्स होता है क्यूबी साइन थीटा, और अगर 0 पे आएगा तो फोर्स नहीं लगेगा, 180 पे आएगा तो फोर्स नहीं लगेगा, यहाँ स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा, यहाँ इसका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, यहाँ इसका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, और यहाँ इसका पाथ सर्कुलर आर्क हो जाएगा। अगर एंगल 0, 90 और 180 के अलावा कुछ है तो देखते हैं क्या होगा। ये मान लेते हैं डी है, ये मान लेते हैं बी है, ये एंगल थीटा है। वेलोसिटी इज रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट्स। अब हम वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। इधर कोने में आएगा v का cos थीटा और इधर आएगा v का sin थीटा। अगर एंगल है तो वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लीजिए, v cos थीटा में और v sin थीटा में। ये थोड़ा सा एडवांस डिस्कशन है, ये आप फर्स्ट सेकंड थर्ड रिवीजन में ना भी करेंगे तो चलेगा, बाद में देख सकते हैं। अब क्या होगा, v cos थीटा और v में तो कोई एंगल है ही नहीं, तो v डैश बोल लीजिए, इसे v डैश बोल लीजिए, इसे v डबल डैश बोल लीजिए, तो बोल दीजिए। देखिए, ड्यू टू v cos थीटा the particle will not experience any force. Due to v cos theta, particle will not experience any force. So the motion will be unaffected. Motion unaffected होगा। तो constant velocity motion के कारण जो होता है वो होगा। लिख दीजिए the particle will move in straight line. Particle straight line में जाएगा, linear, it will undergo linear motion. v cos थीटा के कारण कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, वो तो b की डायरेक्शन में है। अगली लाइन में लिख दीजिए v sin थीटा इज परपेंडिकुलर टू b। v sin थीटा b के परपेंडिकुलर है, एंड ड्यू टू v sin थीटा the particle will move in circular path. v sin थीटा के कारण पार्टिकल में सर्कुलर मोशन होगा। Due to v sin theta, the particle will move in circular path. अगली लाइन में लिख दीजिए, now these two motions now occur in the particle simultaneously. These two particles now occur in the particle simultaneously. मतलब v sin theta के कारण पार्टिकल सर्कुलर मोशन में चलता है, पर इस दरमियान वो थोड़ा आगे भी बढ़ जाता है। उसका सर्कुलर मोशन स्टार्ट तो यहाँ से होता है पर खत्म यहाँ पे होता है, क्योंकि v cos थीटा के कारण थोड़ा आगे भी चल जाता है ना। लिख दीजिए, the resultant path is helix, helical path है resultant path is helical। इसको स्पाइरल नहीं बोलना चाहिए, स्पाइरल का एक्चुअल मीनिंग ये होता है सेम प्लेन, इट इज नॉट स्पाइरल। अगर स्पाइरल और हेलिकल दोनों ऑप्शन है तो फिर स्पाइरल गलत है। हेलिकल ये मोशन, इस मोशन को हम हेलिकल कहते हैं। भाई इसका मोशन होना तो सर्कुलर चाहिए था, पर इसका सर्कल यहाँ से स्टार्ट हुआ था तो खत्म यहाँ हुआ, ये स्क्रू जैसा बन गया ना, थ्रेड जैसा, ये है बस। और ये डिस्टेंस पिच होता है। अगली लाइन में आप डिफाइन कर दीजिए पिच, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स। सर्कल की भाषा में बोले तो यहाँ ये एग्जैक्ट डेफिनेशन तो नहीं है, ये मैं बोल सकता हूँ कि एक टाइम पीरियड में जितना इसकी लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसकी बेटर डेफिनेशन दे रहा हूँ। ये तो मैंने स्क्रू गेज की भाषा में बोल दिया, अब मैं बोल सकता हूँ एक्चुअली डिस्टेंस या लीनियर डिस्टेंस traveled by the particle in one time period। एक टाइम पीरियड में ये कितना आगे बढ़ गया, उस डिस्टेंस को हम पिच कहते हैं। तो मुझे पहले अलग से आपको ये लिखवा देना चाहिए था
कि टाइम पीरियड तो अभी भी अनचेंज ही रहेगा, सेम पार्टिकल है सेम फील्ड में है, तो किस वेलोसिटी से आ रहा है, किस एनर्जी से आ रहा है, किस एंगल पे आ रहा है, इससे टाइम पीरियड को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले एक बात ब्रैकेट में लिख दीजिए कि टाइम पीरियड इज अनचेंज्ड। पिच को अगर मैं x कहूं या पिच ये कहूं तो वेलोसिटी इनटू टाइम है, तो मैं वेलोसिटी का ये x कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो पिच है, जो पिच है वो है v cos थीटा इनटू 2 पाई m बाय 2d। ये एक फॉर्मूला अगर आप और याद रख लें तो अच्छा है। पिच का फॉर्मूला है x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज स्टिल द सेम। कुल मिलाकर से दो डिसीजंस आप याद रख सकते हैं इसमें कि सर किसी एंगल पे आता है पार्टिकल। मैं पूरी ही समरी दे देता हूं आपको। अगर थीटा 0 डिग्री है या थीटा 180 डिग्री है तो फोर्स 0 है और पाथ होगा स्ट्रेट लाइन, पाथ होगा स्ट्रेट। अगर थीटा 90 डिग्री है तो फोर्स है QdV, फोर्स QdV है और वही है mv²r भी है, और पाथ जो होगा तो सर्कुलर मोशन होगा, पाथ सर्कुलर मोशन होगा। ये FV प्लेन में, FV प्लेन में सर्कुलर मोशन होगा। रेडियस का फॉर्मूला mv/2b, p/2b, सॉरी √2me, रूट इतने से नहीं आएगा अपॉन QB या √2m2b अपॉन QB, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई m/q। और थर्ड जो है वो एक थीटा अदर देन 0, 90 और 180, ऐसे में वो उसको हेलिकल पाथ बोलेंगे, हेलिकल पाथ बोलेंगे। अच्छा उसमें रेडियस का फॉर्मूला और नहीं लिखा मैंने, अभी लिख देता हूँ। रेडियस का फॉर्मूला mv/qb होता है ना, mv/qb, सॉरी v को लिखा मैं v sin थीटा। ये फॉर्मूला मेरा मेन डिस्कशन में नहीं आया है, समरी में लिख दिया मैंने। r का फॉर्मूला एक तो हेलिकल पाथ है, रेडियस होता है mv/qb, v में यहाँ परपेंडिकुलर वाला होगा mv sin थीटा/qb, और जो पिच है v cos थीटा into 2 पाई m/q। ये कंप्लीट समरी हो गई एक प्रकार से, इसी का ध्यान दें, सारी बातें ये कवर करता है। और मैं लास्ट एग्जांपल 4.3 आपको कर रहा हूँ। कहता व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास इसने दे दिया, चार्ज दे दिया, स्पीड भी दे दी, मैग्नेटिक फील्ड भी दे दी, और फ्रीक्वेंसी भी पूछ रहा है। रेडियस चाहिए तो mv/qb में डाल दीजिए सारी वैल्यूज। 28 सेंटीमीटर के आसपास इसका आंसर आता है। मेरे ख्याल से आप ये याद कर लें कि 2, 4, 10, 15, 20, 50 सेंटीमीटर आता है तो अच्छा रहेगा। सारी वैल्यूज एग्जैक्टली वही हैं जो आपको नॉर्मली प्रैक्टिकली होती हैं। तो रेडियस 10, 20, 25, 50 सेंटीमीटर टाइप का कुछ आता है, आप याद रख लें तो अच्छा है। फिर वो फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई m/qb, और टाइम पीरियड का उल्टा कर दीजिए qb/2 पाई m। बेसिक से ही करिए, इनके मेथड से मत करिए, आप qb/2 पाई m ही करिए। और अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट है काइनेटिक एनर्जी का, वो हाफ mv² से आपके पास जूल में आएगी, और जूल से keV में कन्वर्ट करना एक इंटरेस्टिंग पार्ट है इस सवाल का। ये अच्छा पार्ट है इसका, आपको मास भी दिया और वेलोसिटी भी दिया है, तो काइनेटिक एनर्जी हम हाफ mv² में निकालेंगे। ये हाफ mv² जब आप करोगे तो बेसिकली आंसर जूल में आएगा। आप अगर keV में जाना चाहते हैं तो आप जूल वाली चीज को e से डिवाइड कर दीजिएगा। आप छोटी यूनिट में जा रहे हैं तो आंसर बड़ा आएगा, तो बड़ा लाने के लिए 10⁻⁻⁹ वाली चीज से डिवाइड कर दीजिएगा। जूल बाय e से ये आंसर keV में आ जाएगा, और keV अपॉन 1000 जब आप कर देंगे तो ये फाइनल आंसर keV में आ जाएगा। ये कन्वर्जन की वजह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कन्वर्जन के ही सवाल आजकल ज्यादा आ रहे हैं। उसने कहा काइनेटिक एनर्जी निकालिए, मास भी दिया, वेलोसिटी भी दिया, हाफ mv² से काइनेटिक एनर्जी आ गई। आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है तो e से डिवाइड करिए, और keV में जाना है और बड़ी यूनिट में जाना है तो और 1000 से डिवाइड करिए। This is the story, and that is all about it today.